हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ के लिए आयोग की सीरीज के तहत आज बात करूंगी कैग की। कैग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की बात करें। कैग की फुल फॉर्म है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इसकी बात करेंगे तो ये कैसा निकाय है, तो ये मतलब एक पर्सन को चुनते हैं, कैग किसी एक को नियुक्त करते हैं और उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये एक संवैधानिक निकाय ही मानेंगे क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में कैग का उल्लेख किया गया है। आज बात करते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। परीक्षक की बात करते हैं, इसको कैग कहते हैं, CAG, इसको क्या कहते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। यहाँ से अपन को पता चलेगा जो लेखा है उनका नियंत्रण करना, ये इसका काम होगा, कैग का काम होगा। कैग की बात करते हैं तो जो भारत का जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली है उसका सर्वोच्च कह सकते हैं, अपन कैग को कह सकते हैं। भारत की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के सर्वोच्च कौन है, तो कैग की बात वित्तीय प्रणाली की। और भारत के संपूर्ण जो लेखा परीक्षण है, जो लेखा विभाग है, उनकी बात करते हैं, उनका भी ये नियंत्रक की तरह कार्य करता है। उनके सारे जो संचित निधि हुए, आकस्मिक निधि हुए, उन सब का ये लेखा परीक्षण करता है और सरकार को देता है उसकी रिपोर्ट। तो अगर बात करते हैं भारत की वित्तीय प्रणाली के सबसे सर्वोच्च संस्था कहते हैं इसको, या सर्वोच्च व्यक्ति कहते हैं, तो वो कैग होंगे। तो भारतीय वित्तीय प्रणाली की अगर बात करें, भारतीय वित्तीय प्रणाली का सर्वोच्च मतलब कि प्रमुख है, ये सभी वित्तीय प्रणाली के प्रमुख होते हैं कैग, या सर्वोच्च संस्था, इसको ये भी लिख देते हैं, सर्वोच्च है। और बात करते हैं कि भारत के जो सारे लेखा परीक्षण है, जो लेखा विभाग है, उनके नियंत्रण का कार्य ये करते हैं, जिनका कार्य क्या हो जाएगा, जो भारत के बात करते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, कहीं भी दोनों लेवल पे काम करते हैं। केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार की भी बात करेंगे। केंद्र सरकार के भी जो भी लेखा विभाग होंगे उनका ये नियंत्रण और परीक्षण करता है। राज्य सरकार के लेखा विभाग की बात करेंगे उनका भी नियंत्रण परीक्षण करता है ये। तो इसकी बात करते हैं अब, तो ये बात करेंगे कि ये भारत के लेखा विभाग, भारत के लेखा परीक्षण एंड लेखा विभाग का नियंत्रक कैग होता है, नियंत्रक कैग होता है। और बात करते हैं तो ये केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे कार्य करते हैं। केंद्र एंड राज्य दोनों स्तर के लेखा परीक्षण, दोनों स्तर के लेखा परीक्षण में नियंत्रण का कार्य करते हैं ये। और नियंत्रण का कार्य करते हैं। मतलब नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग की बात करें तो इसका संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में किया गया। 148 में कहा गया कि भारत में जो लेखा परीक्षण प्रणाली उसके नियंत्रण और परीक्षण के लिए एक कैग का गठन किया जाएगा या एक कैग सदस्य को अपॉइंट किया जाएगा, उसकी बात की गई है। 149 में इसके कार्य की बात की गई है। 150 में अगर बात करते हैं, ये अनुच्छेद याद रखने पड़ेंगे, बाकी इसमें ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 150 की बात करते हैं, 150 में कहेंगे कि केंद्र सरकार की जो भी संचित निधि या आकस्मिक निधि है वो, और राज्य सरकार की जो भी संचित और आकस्मिक निधि है उनका लेखा परीक्षण करना ये कैग का काम होगा। दोनों केंद्र का और राज्य दोनों की बात करेंगे। 151 की बात करेंगे तो बात करेंगे कि केंद्र सरकार का जो भी लेखा परीक्षण कैग ने किया है वो राष्ट्रपति को ये देगा और राष्ट्रपति संसद के पटल पे रखेगा, उसकी बात करते हैं। और राज्य स्तर की बात करेंगे तो राज्य स्तर में जो भी इन्होंने लेखा परीक्षण किया है उसकी ये पूरी रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल है वो विधानमंडल के पटल पे रखेंगे। तो इनकी बात करते हैं, इनका अनुच्छेद की बात करते हैं, संविधान में उल्लेख की बात करेंगे। संविधान में अनुच्छेद 148 से लेके 151 में इसका वर्णन किया गया। ये चारों अनुच्छेद अपन अभी पढ़ेंगे और इनके बात करते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष होता है। इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो इनके कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। इनको नियुक्त कौन करता है, इनको हटा कौन सकता है, उसकी बात करते हैं तो इनको नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। इनको हटा कौन सकता है, तो एक तो एक त्याग पत्र से दे सकते हैं तभी पद से हट सकते हैं। और बाद में अगर बात करें तो इनको हटाने का जो दिवालिया होना, लाभ के पद पे होना या मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम होना वो तो नॉर्मल है। कदाचार या अक्षमता के आधार पर अगर हटाए तो इनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। इनको नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं लेकिन इनको हटा राष्ट्रपति नहीं सकते हैं। इनको जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी की तरह कैग को हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए क्या करते हैं कि संसद में विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, उसके बाद हटाते हैं। उसी प्रकार से कैग को हटाएंगे, ये याद रखना होगा। ये ऑप्शन में अपन को दे सकते हैं, इनको किस प्रकार से हटाते हैं
यूपीएससी सदस्य अध्यक्ष सिर्फ नहीं, इसको न्यायालय के जो न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाते हैं, उसी तरह इनको हटाते हैं। अब बात करते हैं नियुक्ति की और इनको हटाने की। इनको नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्त तो इनको राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्त की बात करते हैं तो नियुक्त तो इनको राष्ट्रपति करता है। और इनको अगर हटाने की बात करते हैं, हटाना, तो इनको कदाचार या अक्षमता के आधार पर इनको हटा सकते हैं, और वो भी राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। कदाचार या अक्षमता के आधार पर, कदाचार या अक्षमता के आधार पर इनको हटा सकते हैं। हटा सकते हैं, लेकिन वो हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं? उनकी तरह। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं कि संसद में उसका विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, उसके बाद इनको हटाएं। तो इनकी अगर बात करें तो संसद में विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, अदरवाइज राष्ट्रपति इनको नहीं हटा सकते। अब बात करते हैं इनके अनुच्छेद की बात करेंगे। 148 में तो दे रखा है कि एक कैग को नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 148 की अगर बात करेंगे तो 148 में दे रखा है कि एक कैग को अपॉइंट करेंगे, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जो अपना देश का जो वित्तीय ढांचा है उसके नियंत्रण और उसका लेखा परीक्षण करने के लिए एक कैंडिडेट की जरूरत है, तो उसके लिए कैग को अपॉइंट किया जाता है। तो अनुच्छेद अगर 149 की बात करते हैं, अगर 149 की बात करते हैं तो इसमें इनके कार्य और कर्तव्य की बात करते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे 150 की अगर बात करते हैं, 150 में कहा गया है कि केंद्र सरकार की जो संचित और आकस्मिक निधि की बात और राज्य सरकार की संचित और आकस्मिक निधि का लेखा परीक्षण कैग करेगा। तो बात करते हैं केंद्र स्तर की और राज्य स्तर की, दोनों की संचित और आकस्मिक निधि। संचित और आकस्मिक निधि का लेखा परीक्षण, संचित और आकस्मिक निधि का लेखा परीक्षण कैग करेगा। और 151 में क्या कहा गया? 151 में कहा गया है कि जो कैग ने केंद्र सरकार ने जो लेखा परीक्षण किया वो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति वो संसद के पटल पे रखेगा। तो बात करें जो कैग ने जो लेखा परीक्षण किया, कैग ने जो लेखा परीक्षण किया ये राष्ट्रपति को देगा। जो प्रतिवेदन देना जिसे अपन कहते हैं, ये राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति है वो संसद के पटल पे, राष्ट्रपति है वो संसद के पटल पे इसको रखेंगे और पेश करेंगे। और अगर बात करते हैं ये केंद्र सरकार वाले की बात करेंगे, राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्य सरकार पे राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल है वो विधानमंडल के पटल पे रखेंगे। चाहे विधानसभा है, एक सदस्य निकाय है तो वहां पे विधानसभा के पटल पे रखेंगे और वो तो विधानमंडल के पटल पे रखेंगे। ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग के बारे में यही है। अब अपन बात करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त की बात करेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त की अगर बात करें तो ये बात करेंगे कि इनकी स्थापना राजस्थान में कब की गई है। लोकपाल संस्था की बात करेंगे तो ये किसकी तर्ज पर की गई है, मतलब किसको आधार मान के अपने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई है। और ये संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है, ये भी बात करेंगे। तो लोकपाल और लोकायुक्त है वो सांविधिक संस्था है। क्यों? क्योंकि लोकपाल है वो लोकपाल अधिनियम है वो 2013 के तहत गठित किया गया है। और राजस्थान वाले की अगर बात करेंगे, जो लोकायुक्त की बात करेंगे तो राजस्थान लोकपाल व उप लोकायुक्त की अगर बात करेंगे तो 1973 का अधिनियम है, उसके तहत इनका गठन किया गया है। और बात करेंगे इनमें सदस्य कितने होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है। और बात करेंगे जो लोकपाल और लोकायुक्त ये करते क्या, ये क्या करेंगे, अगर कोई भी लोक सेवक है उनका अगर कहीं भी कोई मतलब अनुचित अगर उनका कोई यूज कर रहा है, उनको अनावश्यक परेशान कर रहा है, उनके मुद्दे उठा सकता है, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा सकता है। ये जो मुद्दे हैं ये मतलब चाहे संबंधित
वो किन किन के बारे में उठा सकता है, मतलब कौन इनके दायरे में आता है, कोई मंत्री, सांसद, अधिकारी, कर्मचारी कौन कौन आते हैं, लोकपाल में कौन आते हैं, लोकायुक्त में कौन आते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। और बात करेंगे कि कितने साल पुराने मुद्दों को उठा सकते हैं, तो लोकपाल की बात करेंगे तो 7 साल पुराने मुद्दे उठा सकते हैं, और लोकायुक्त की अगर बात करें वो 5 साल पुराने मुद्दे उठा सकते हैं। और बात करें इनके पास शक्तियां क्या हो सकती है, तो इनके पास शक्तियों की बात करेंगे तो लोकपाल और लोकायुक्त के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है, दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती है इनके पास। और अगर इनको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है और वो बाद में जांच करे वो गलत है, तो जो न्यूज दे रहा है उसको लोकपाल या लोकायुक्त को वो भी सही होनी चाहिए। अगर गलत हुई तो लोकपाल है वो तो 1 लाख रुपए और 1 साल की सजा, ये दोनों ये जुर्माने में आ सकते हैं उसके। और अगर लोकायुक्त की बात करेंगे तो लोकायुक्त 6 माह से लेकर 3 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान करवा सकता है। अब बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त की। लोकपाल और लोकायुक्त, इनकी दोनों की तुलना करके इनको भी करेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल केंद्रीय स्तर पे हो जाएगा और लोकायुक्त राज्य स्तर पे हो जाएगा। अब बात करते हैं ये किस प्रकार की संस्था है, तो ये भी सांविधिक संस्था है। ये किस प्रकार की संस्था है, ये है सांविधिक या वैधानिक। इसको सांविधिक कह सकते हैं या फिर वैधानिक भी कह सकते हैं, संवैधानिक नहीं कहेंगे। संवैधानिक को इसका अनुच्छेद में कोई इनका उल्लेख नहीं है। सांविधिक या वैधानिक संस्था इन दोनों को कहेंगे अपन। और इनकी बात करेंगे तो लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया था, उसके तहत इनकी स्थापना की बात करते हैं। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, लोकायुक्त अधिनियम 2013, इसके तहत इसका किया गया, तो इसीलिए ये सांविधिक और वैधानिक है। और राजस्थान की लोकायुक्त में अगर राजस्थान की बात करेंगे अपन के राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में लोकायुक्त की अगर बात करें तो इसके लिए राजस्थान में काफी पहले आ चुका अधिनियम आ रखा है। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की बात करते हैं, तो इसमें आ रखा है राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 का है। और इसको अगर लागू की बात करते हैं, ये लागू कब से हुआ, तो ये 3 फरवरी 1973 में लागू हुआ। इनकी बात करेंगे तो 3 फरवरी 1973 में लागू हुआ राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की बात करते हैं जो राजस्थान में है। तो ये क्या हो गया, सांविधिक और वैधानिक निकाय हो गया। अब अगर इसमें बात करें तो लोकपाल शब्द की बात करते हैं। लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, LM सिंघवी ने किया था, 3 अप्रैल 1963 में किया। LM सिंघवी जोधपुर के प्रसिद्ध कानूनविद थे। इनकी बात करते हैं तो देखिए लोकपाल शब्द की सबसे पहले प्रयोग की बात करते हैं तो लोकपाल शब्द की बात करेंगे। लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, LM सिंघवी। LM सिंघवी की बात करेंगे और कब किया गया, 3 अप्रैल 1963 की बात करेंगे। 3 अप्रैल 1963 में किया गया। लोकपाल लोकायुक्त की बात करेंगे, ये सांविधिक है। ये लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत है। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान लोकपाल व लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की बात करेंगे जो लागू हुआ था 3 फरवरी 1973 को। और जो लोकपाल शब्द है वो LM सिंघवी ने 3 अप्रैल 1963 की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें सदस्य कितने होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको हटाया कैसे जाता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, इन सब के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। देखिए अब बात करते हैं इनका सदस्य की बात करते हैं। सदस्य की अगर बात करें तो लोकपाल हो या लोकायुक्त दोनों में 1+8 टोटल 9 सदस्य होंगे। 1+8 एक अध्यक्ष होगा और 8 सदस्य होंगे दोनों के लिए। अगर सदस्यों की बात करेंगे 1+8 दोनों के लिए होगा। अब ये सदस्य इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यता की अगर बात करें सदस्यों की योग्यता की बात करते हैं तो जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष की बात करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जज हो भले या कोई न्यायाधीश हो या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो सकते हैं अध्यक्ष। इनके अगर अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जज हो
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त, चाहे चीफ जज हो या फिर कोई न्यायाधीश हो या वो प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो, वो अपने लोकपाल के अध्यक्ष पद पे आ सकते हैं। और बात अगर करें तो इसमें एक न्यूनतम आयु का भी क्राइटेरिया दे रखा है कि उनकी न्यूनतम आयु है 45 वर्ष तो होनी ही चाहिए। 45 वर्ष से पहले तो कोई भी नहीं आ सकता, चाहे न्यायाधीश हो चाहे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। 45 वर्ष तो उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और अध्यक्ष के लिए सेवानिवृत्त चीफ जज भी हो सकता है, न्यायाधीश भी या प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो सकता है। और अगर 8 सदस्यों की बात करते हैं, इसमें 4 सदस्य तो उनके न्यायिक सदस्य होने चाहिए और 4 सदस्य प्रशासनिक सदस्य होने चाहिए। 4 सदस्य की बात करेंगे तो न्यायिक फील्ड से होने चाहिए, न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए। और अगर 4 सदस्यों की बात करें तो प्रशासनिक क्षेत्र से होने चाहिए। 4 है वो प्रशासनिक से होने चाहिए। तो ये इनकी योग्यता, सेम इनकी भी यही योग्यता। अध्यक्ष कौन हो सकता है तो हाईकोर्ट की बात कर लेंगे। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जज या कोई न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या उनकी उम्र न्यूनतम 45 वर्ष होनी चाहिए। और 4 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से और 4 सदस्य प्रशासनिक क्षेत्र से। योग्यता से हमें तुलना करके याद करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो स्थापना की सबसे पहले बात कर ली, अधिनियम कौन कौन से दोनों के, इनका लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 हो गया केंद्र सरकार का। और राजस्थान की अगर स्पेशल बात करते हैं तो राजस्थान लोकपाल व उप लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की बात की थी, जो कि लागू हुआ था 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ था। अब बात की मैंने सदस्यों की 1+8 दोनों के सदस्य हैं, योग्यता दोनों की सेम ही होगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का वहाँ हाई कोर्ट आ जाएगा। सेवानिवृत्त सीजे होना चाहिए, न्यायाधीश प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन उनकी न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। इसमें भी सेम ही होगा। अब बात करते हैं नियुक्ति की कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति की अगर बात करें, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनकी राज्यपाल करेंगे। ये खुद से नहीं करेंगे, ये 6 सदस्य समिति की 5 सदस्य समिति की सिफारिश पे करेंगे और ये 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर करेंगे। ये क्या करेंगे, 5 सदस्य समिति और ये 3 सदस्य समिति। अब 5 सदस्य कौन होंगे, इसमें पीएम और इसमें सीएम, ये तो अध्यक्ष होने ही है। अध्यक्ष, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य ऐसे होते हैं। तो बात करेंगे पहले पीएम होंगे, पीएम की बात करेंगे, फिर लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और लोकसभा के विपक्ष के नेता दोनों होंगे इसमें। तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे प्लस में लोकसभा के विपक्ष नेता। और कौन होंगे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज हैं वो भी इसमें इस समिति में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सीजे होंगे, चीफ जज हैं वो भी होंगे इसमें। और बात करते हैं तो एक प्रसिद्ध न्यायविद होना चाहिए, जो विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। तो एक प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ जो कानून का अच्छा जानकार हो, एक प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। और अगर राज्यपाल में या 3 सदस्य समिति की बात करते हैं तो सीएम हो जाएंगे और इसमें जो विधानसभा होगी उसका विपक्ष का नेता हो जाएंगे और हाईकोर्ट के चीफ जज ये 3 होते हैं। इनकी बात करते हैं, फर्स्ट में सीएम हो जाएंगे और विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा के विपक्ष नेता होंगे, विधानसभा विपक्ष नेता। और बात करेंगे तो होंगे हाईकोर्ट के सीजे, हाईकोर्ट के चीफ जज हो जाएंगे अपने। तो इनकी नियुक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रपति इनकी करेगा, राज्यपाल इनकी करेगा। ये 5 सदस्य समिति की सिफारिश पर करेंगे, ये 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर करेंगे। इनमें फिर प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष और विपक्ष का नेता होंगे और सुप्रीम कोर्ट के सीजे होंगे और विधि विशेषज्ञ होंगे वही एक। और इसमें सीएम और विपक्ष नेता होंगे विधानसभा के और हाईकोर्ट के सीजे होंगे। अब बात करते हैं इनको हटाने की। इनको हटा कैसे सकते हैं, इनको वैसे ही हटा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं तो संसद के द्वारा हटाया जाता है, संसद में विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करके फिर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। वैसे कि वैसे लोकपाल और लोकायुक्त को भी ऐसे ही हटाया जा सकता है। हटाने की अगर बात करें तो दिवालिया हो जाना, लाभ के बद में कार्य, वो तो सारे पॉइंट्स हैं ही। उसके बाद बात करें कदाचार अगर असमता की बात करेंगे, कदाचार असमता के आधार पर हटाना चाहते हैं तो इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और इनको हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं जैसे संसद में बहुमत, विशेष बहुमत प्रस्ताव, संसद में विशेष बहुमत प्रस्ताव
प्रस्ताव पारित करके फिर हटाया जाता है। वैसे के वैसे अगर इनको हटाने की बात करेंगे, इनको हाईकोर्ट के न्यायाधीश और जैसे हटाते हैं वो, वैसे इन हाईकोर्ट के न्यायाधीश को भी संसद के द्वारा ही हटाया, विधानसभा नहीं संसद के द्वारा ही, संसद में ही विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। इनके हटाने के बाद इनकी अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या सीतर जो भी अधिक हो। और लोकायुक्त की बात करेंगे तो ओनली 5 ईयर होता है कार्यकाल की अगर बात करें। तो लोकपाल की बात करेंगे 5 या सीतर वर्ष जो भी अधिक हो उसकी बात करेंगे। और इसमें एक बार इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। इसकी बात करेंगे तो जो नियुक्ति की बात करते हैं, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। और अगर इनके कार्यकाल की बात करते हैं लोकायुक्त के, तो इनका 5 वर्ष कार्यकाल होता है, 5 वर्ष लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। पर लोकपाल की बात करेंगे 5 या सीतर जो भी है, इनको पुनर्नियुक्ति का प्रावधान दोनों को किसी को भी नहीं है। और बात करते हैं इनकी कि कितने पुराने मामले उठा सकता है, कौन से अधिकारी के, कौन से मंत्री के, सांसद विधायक जो भी है उनके कितने पुराने मामले उठा सकता है। तो लोकपाल की बात करें, मामले की अगर बात करें कितने पुराने मामला उठा सकता है वो, तो बात करेंगे लोकपाल की बात करेंगे तो 60 वर्ष से पुराना नहीं उठा सकता, 60 वर्ष तक का उठा सकता है, 60 वर्ष से पुराना नहीं, 60 वर्ष से पुराना मामला नहीं उठा सकते। और अगर लोकायुक्त की बात करेंगे तो ये 5 वर्ष से पुराना मामला नहीं उठा सकते हैं, ये 5 वर्ष से पुराना मामला नहीं उठा सकते हैं। अब इसमें बात करेंगे कि इनको कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई है। इनको सिविल कोर्ट की शक्तियां मिली हुई, जो दीवानी न्यायालय है उसकी शक्तियां इनको मिली हुई है। और ये सजा भी दे सकते हैं अगर इनको कोई गलत इंफॉर्मेशन देवे लगे, ये जांच करे और कोई इंफॉर्मेशन गलत मिले तो ये सजा भी दे सकते हैं उनको। तो अगर इनकी शक्तियों की बात करें तो इनको शक्तियां है वो सिविल कोर्ट की मिल रही है, दोनों को सेम ही है, सिविल कोर्ट या दीवानी न्यायालय। लोकपाल हो या लोकायुक्त हो, दोनों को सेम शक्तियां मिली गई हैं। अगर इनको कोई भ्रामक जानकारी लाके देवे तो इन दोनों के लिए दोनों सजा का प्रावधान कर सकते हैं। तो अगर भ्रामक जानकारी की बात करते हैं, कोई भ्रामक जानकारी लाके दे रहा है, भ्रामक जानकारी पे ये 1 लाख का जुर्माना लगा सकता है प्लस 1 साल की सजा। और अगर लोकायुक्त की बात करते हैं, इनको कोई अगर भ्रामक जानकारी दे रहा है तो ये 6 माह से लेके 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। 6 माह से लेके 3 वर्ष की सजा का प्रावधान ये कर सकते हैं। अब अपन का हमारा मेन पॉइंट आएगा कि अब इनको इनके दायरे में कौन आता है, इनके दायरे में कौन नहीं आता है, इनकी बात करेंगे। तो दायरे में या एक याद कर लेंगे, ये दायरे में आता है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में फिर वो नहीं आता है तो एक्स करेंगे। इनकी बात करेंगे दायरे में नहीं आ रहा, उनको याद कर लेंगे तो अपने आप ही जो एलिमिनेट हो जाएंगे दायरे में आ रहे हैं, पर उनको सारे याद करने पड़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। अब बात करते हैं कि दायरे में कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं। तो देखिए बात करते हैं लोकपाल के दायरे में, इनका दायरा कहाँ तक है। लोकपाल किन किन को ले सकता है, मतलब किन किन पे जा सकता है, मतलब उनकी छानबीन कर सकता है, कुछ भी अगर मैटर हो तो उस पे। तो लोकपाल की बात करेंगे तो लोकपाल में पीएम आएंगे, लेकिन पीएम शर्तों के साथ आएंगे। पीएम के बारे में अगर बात करें, अंतरिक्ष के मामलों के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में, विदेश संबंध के बारे में, परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, या आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, उस बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा पीएम आते हैं। तो पीएम किसके साथ आएंगे, पीएम आएंगे शर्तों के साथ। शर्तें 5 शर्तें होंगी इनकी। एक तो आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा की बात करेंगे, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा की अगर बात करें तो, और नेक्स्ट बात करेंगे तो परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं। और विदेश या अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे, विदेश संबंध या अंतरराष्ट्रीय संबंध की अगर बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात कर दे, या फिर अंतरिक्ष से संबंधित अगर बात कर लें,
तो इनको सबको एलिमिनेट करना होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री इसमें कवर होते हैं। उसके बाद दूसरी बात करेंगे तो समस्त, चाहे पूर्व मंत्री हो चाहे वर्तमान के मंत्री, समस्त मंत्री आते हैं। तो समस्त मंत्री में पूर्व या वर्तमान अभी करेंगे, समस्त पूर्व या वर्तमान मंत्री सभी आते हैं, मंत्री सभी आएंगे, और समस्त पूर्व या वर्तमान सांसद भी आएंगे। देखिए इनके दायरे में प्रधानमंत्री आते हैं, समस्त पूर्व या वर्तमान मंत्री आते हैं, समस्त पूर्व या वर्तमान सांसद आएंगे, और जो भारत सरकार के अंदर जो भी अधिकारी या कर्मचारी सेवा कर रहे हैं, मतलब जो कार्यरत है, वो सब आएंगे। और जो भारत सरकार के द्वारा बाहर के देशों में जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए वो भी इसके दायरे में आते हैं। और इनके दायरे में एनजीओ आता है। एनजीओ कौन सा एनजीओ? जो 10 लाख से ज्यादा की फंडिंग विदेशी अनुदान से ले रहा है, वो एनजीओ आता है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर अधिकारी की। तो भारत सरकार के सारे अधिकारी या कर्मचारी, भारत सरकार के सारे, चाहे ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी डी, कोई भी ग्रुप के, ए बी सी डी, चारों ग्रुप के जो भी अधिकारी और कर्मचारी है भारत सरकार के, सभी अधिकारी या कर्मचारी कोई भी आ सकता है। और अगर भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किए हुए जो बाहर के देशों में जो अधिकारी हैं, बाहर के देशों में भारत सरकार के द्वारा बाहर के देशों में नियुक्त अधिकारी, बाहर के देशों में नियुक्त अधिकारी है, वो भी आएंगे। और इसके अंतर्गत एनजीओ आते हैं। एनजीओ वो कौन से एनजीओ आएंगे? जो 10 लाख से ज्यादा की फंडिंग विदेशी अनुदान से ले रहे हैं, वो आएंगे। बाकी लोकपाल के दायरे में एनजीओ आएंगे, वो आएंगे जो 10 लाख से अधिक की बात करेंगे, 10 लाख से अधिक की बात कर रहे हैं, और विदेशी अनुदान से 10 लाख से अधिक पैसा ले रहे हैं, विदेशों से ये पैसा प्राप्त कर रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा अनुदान के तौर पे ऐसे प्राप्त कर रहे हैं, तो वो एनजीओ इसमें शामिल होगा। लोकपाल की अपन ने बात की, लोकपाल के दायरे में कौन है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे से। तो लोकपाल की अगर बात करें तो लोकपाल में प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन बहुत शर्तें आते हैं, ऐसे ही नहीं आते, ये 5 शर्तें आती हैं। फिर बात करते हैं तो समस्त पूर्व या वर्तमान मंत्री आएंगे, समस्त पूर्व या वर्तमान में सांसद भी आएंगे, भारत सरकार के अधीन जो भी अधिकारी या कर्मचारी कार्यरत वो सब आएंगे, चाहे ग्रुप कौन सा भी, ए बी सी डी। और भारत सरकार के द्वारा बाहर के देशों में जो अपॉइंट अधिकारी है वो भी आते हैं, एनजीओ आते हैं, जो कि 10 लाख से अधिक विदेशी अनुदान ले रहे हैं। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे लोकायुक्त के दायरे में कौन आते हैं और कौन नहीं आते हैं। लोकायुक्त के अगर दायरे की बात करें, लोकायुक्त की बात करते हैं तो इसके दायरे में कौन नहीं आते हैं, पहले तो वो याद करेंगे। कौन नहीं आते, अगर ये याद कर लिया तो अपने आप ही दायरे में कौन आते हैं वो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कौन दायरे में आते हैं। उसके बाद तो कौन दायरे में नहीं आते, तो बात करते हैं सीएम नहीं आते, राज्यपाल नहीं आते। सबसे पहले बात करते हैं लोकायुक्त के दायरे में सीएम नहीं आते हैं, राज्यपाल भी नहीं आते हैं, और कोई भी पूर्व मंत्री हो चाहे विधायक हो, कोई भी पूर्व कुछ भी नहीं आता, सेवानिवृत्त, मतलब जो अपन किसी पूर्व मंत्री या पूर्व सांसद देखते हैं तो वो कोई नहीं आएगा। तो इसमें बात करते हैं पूर्व मंत्री कोई नहीं आएंगे, पूर्व मंत्री नहीं आते। इसके अंदर पंच, सरपंच और विधायक भी नहीं आते, पंच, सरपंच और विधायक नहीं आते। बाकी सभी जो जिला प्रमुख लेंगे, उप प्रमुख लेंगे, जो नगर निगम के महापौर, उप महापौर लेंगे, वो सभी आएंगे। पंच, सरपंच और विधायक 3 नहीं आते हैं। कौन नहीं आएंगे? पंच, सरपंच और विधायक। और कौन नहीं आता है? और इसमें जो सचिवालय है, जो विधानसभा का जो सचिवालय है, उसके अंदर जो भी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं वो इसमें नहीं आएंगे। जो विधानसभा का सचिवालय है, सचिवालय कहते हैं जो भी सचिवालय में जो भी सचिवालय में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी कोई नहीं आएंगे। अधिकारी या कर्मचारी कोई नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं और दायरे में कौन नहीं आता। और दायरे में बात करेंगे जो हाईकोर्ट है, जो जिला न्यायालय है,
जो ये न्यायालय है ना, न्यायालय अभी पूरा का पूरा लोकायुक्त के दायरे से बाहर है। हाईकोर्ट हुआ, जिला न्यायालय हुए, इनके जो भी न्यायाधीश हुए, इनमें जो भी कर्मचारी है, सदस्य है, जो भी है इसमें काम कर रहे हैं, न्यायालय की बात करते हैं, तो वो उसके दायरे में नहीं आता है। आरपीसी के अधिकारी और सदस्य दायरे में नहीं आते हैं, और राज्य चुनाव आयोग के भी अधिकारी है, वो जो आयुक्त होते हैं वो इसके दायरे में नहीं आते हैं। और बात करते हैं तो इसमें कौन से आएंगे, एक हाईकोर्ट या जिला न्यायालय की बात करते हैं। हाईकोर्ट या जिला न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे स्टाफ हो, कोई भी, चाहे न्यायाधीश हो चाहे कर्मचारी हो, ये सारे दायरे से बाहर है। और बात करते हैं तो आरपीसी की बात करेंगे। आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य ये दोनों इससे बाहर हैं। और बात करते हैं तो राज्य चुनाव आयोग की बात करेंगे। राज्य चुनाव आयोग भी इससे बाहर है। ये है जो लोकायुक्त के दायरे से बाहर है। लोकायुक्त इन पे नहीं जा सकता। किन किन पे नहीं जा सकता, वापस से रिपीट करते हैं इसको। लोकायुक्त देखिए, सीएम नहीं आते हैं लोकायुक्त के दायरे में, राज्यपाल नहीं आते हैं, पूर्व मंत्री कोई नहीं आते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर पंच, सरपंच और विधायक भी नहीं आते हैं। और जो राजस्थान की विधानसभा का सचिवालय है, सचिवालय में जो कर्मचारी या अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो इसके तहत नहीं आते हैं। हाईकोर्ट, जिला न्यायालय, इनके कोई भी न्यायाधीश या कर्मचारी नहीं आते हैं। आरपीसी नहीं आता है और राज्य चुनाव आयोग नहीं आता। ये दायरे में नहीं आते। इसके अलावा सभी दायरे में आते हैं। चाहे वर्तमान मंत्री हो वो सारे आते हैं, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख हो, चाहे महापौर, उप महापौर हो, ये सारे के सारे इसके दायरे में आते हैं। बाकी सारा बोर्ड, जो भी संस्था है, कोई भी हो, वो सभी इसके दायरे में आते हैं। इस कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होगा, ये आगे सीधा इसको एलिमिनेट करो, बाकी सब है उसके दायरे में, कंफर्म है, क्यों लोकायुक्त में यही बाहर है। आई होप आपको ये जो आयोग की सारी सीरीज पसंद आई होगी। यहाँ पे अपने राजस्थान के हो चाहे केंद्र सरकार के सारे आयोग, ईओ आरओ के सिलेबस में जो भी आयोग है उनका पूरा सीरीज ये खत्म होता है। नेक्स्ट और अपन शॉर्ट नोट्स में दूसरे टॉपिक लेके आएंगे। और आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको इसका शॉर्ट नोट्स पीडीएफ चाहिए तो इनोवेटिव करियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, आपको वहां पे मिल जाएगी। धन्यवाद।